प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं, मैंने देखे भी हैं, तो कुछ और नया। मैम हम लोग ग्रुप थ्योरी पे बना सकते हैं, परमुटेशन ग्रुप का ऑर्डर जैसे निकालना था, इसका चेक करना है मोनोवाइड। हम लोग अलजेब्रा पे बना सकते हैं क्या? बनाओ, हाँ, ग्रुप थ्योरी पे प्रोजेक्ट्स बनाओ, वेरी गुड। मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे अगर आप बना रहे हो तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। मैम और एक और था हम लोग का कि एडमिशन कैंसिल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, उसको हम कौन कौन से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम है, ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्या सी में, है ना। आपको देखना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है जो आपको पढ़ाया जाता है मैथ्स में, आप उसे सी में वर्क करोगे, वो देखना है। अलजेब्रा बेस्ड प्रॉब्लम भी हम लोग बनाए। देखो करो। मैम यू फाइंड करने के बाद सेक्शन मेथड सबका कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं। बाइसेक्शन मेथड्स मतलब देखो कुछ ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करो, ठीक है। मैम मतलब एलपीपी पे मैम एलपीपी मैम लीनियर प्रोग्राम उस तरीके की प्रॉब्लम से वर्क करो कि हाँ एक कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है जो आप कोड कर सकते हो, जिसको आपको लग रहा है सोल्यूशन निकाल सकते हो, है ना। इसमें हमारा अब आपको ये सब तो समझ आता ही है कि कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है या कॉनकेव प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। उनको कैसे आप कन्वर्ट करोगे अपनी प्रोग्रामिंग में, वो आपको देखना है। इसमें आपका मैटलैब बहुत हेल्प करेगा, पर मैटलैब आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो बेतनी जितना बताएगा उतना ही करना, आपको खुद से और उसमें एक्सप्लोर करना होगा। तो पैरेलली अगर आप ये दोनों चीजें करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर योर फ्यूचर। मैम हेलो मैम, अभी मतलब मैं सेंड किया हूँ लेकिन टॉपिक चेंज कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो चेंज, आपको मैं 9 तक का टाइम दे रही हूँ। ओके मैम। तो मैम और लग रहा है कि हम कुछ और बेटर कर सकते हैं तो दे कैन डू इट। मैम तो मैम अगर लास्ट तक 9 दिसंबर तक अगर कोई चेंज करना चाहे तो वो अपना टॉपिक चेंज कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है मैम। मतलब वी आर वर्किंग ऑन, आपको मुझ पे डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद से सब कुछ करना है। अगर मैंने वो क्लास में नहीं भी कवर करवाया है तो अगर आपने पढ़ा है तो आप उसे यूज करें। हेलो मैम। आपको एमसी स्टूडेंट्स है ना, इतना एक्सपेक्ट आपसे किया जा सकता है। अब स्कूल के पास आउट नहीं है कि नहीं जो मैम कराएंगे बस वही होगा, या जो लैब में कराया है वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रोजेक्ट जितना अच्छा बना सकते हो, जितनी 3 लोग मिलके 4 लोग मिलके मेहनत कर सकते हो वो करो। मैम वी आर वर्किंग ऑन कोविड प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ मैंने देखा आपका टॉपिक, कैसे करोगे? यस मैम अच्छे 10 प्रखर। मैम वी आर ओनली 2 ग्रुप मैम। हाँ ठीक है, कोई नहीं, करो जो कर रहे हो अच्छा है। जैसे अभी एक आपने देखा होगा ना कि वो एक उन्होंने जॉन हॉपकिंस ने एक पूरा वेबसाइट बनाया है ना, तो वो अगर आप इस तरीके का एक पोर्टल बना सकते हो, क्या आप बीएचयू के लिए ऐसा कर सकते हो कि बीएचयू में ऐसा क्या चल रहा है, या हम पूरे टोटल कैंपसेस की बात करें कि जो आपका इफेक्ट है वो आपकी यूनिवर्सिटी पे कैसे बढ़ रहा है। तो बीएचयू हुआ, जेएनयू हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कितने पेशेंट्स हुए, कितने रिकवर हुए, वो आप स्टडी कर सकते हैं उसमें। मैम वी आर गोइंग टू क्रिएट अवेयरनेस एंड गिव देम अर्लियर सिम्टम्स व्हाट एंड। लेकिन उसमें एनालिसिस भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें एनालिसिस नहीं दिख रही है, एनालिसिस दिखनी चाहिए, आपके चार्ट्स दिखने चाहिए। चार्ट्स आप मैटलैब से बना सकते हैं। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। कब तक सबमिट करना है मैम? सबमिट बोलो मैम, सबमिट कब तक टॉपिक करना है? कब तक अपलोड करना है, सबमिट करना? ना अपलोडिंग तो आपकी लास्ट अब से फरवरी तक चलेगी आपकी क्लास, तो बाय 1 नहीं, ये जो टॉपिक ने जो आप 9 दिसंबर तक मुझे बता दो, ठीक है। उस पर लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड, अच्छी बात है, अभी से कर दिया है तो, और नहीं है तो 1 महीने का आपके पास टोटल टाइम होगा, उसमें आपको कन्वर्ट करना है पूरा, ठीक है।
मैम मुझे एक पूछना था, ये मैं प्रोजेक्ट इस पे कर रहा हूँ एम्बुलेंस सिस्टम सुधारने के लिए। इंडियन ट्रैफिक ऐसे भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें मैंने सोचा है कि ये एम्बुलेंस में एक रिसीवर लगा हुआ रहेगा, वो सेंड करेगा ये अदर व्हीकल्स पे, रिसीवर पे, ताकि ये कर पाए, अपने वे को क्लियर कर पाए। तो ऐसा प्रोजेक्ट में बना सकता हूँ क्या? उसमें जीपीएस इंक्लूड करना होगा आपको। नहीं तो प्रोग्रामिंग के लिए कर लोगे। सिंपल ऐसे प्रोग्रामिंग के लिए हाँ, वो- करोगे, लेकिन मतलब मैं ये बता रही हूँ आपको कि उसमें लोकेशन शेयर होगी नहीं होगी। जैसे आप एग्जाम्पल के उस पर तो कर सकते हो, हम उसको आगे बड़ा प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर example- सकते हैं, है ना, लेकिन कर पाओ तो कर लो। इतना मैं कौन है आपके ग्रुप में? रोशन एंड ऋषिका है। पाएंगे आप तीनों मिलके, आपको सोचना पड़ेगा ये कैसे। जी मैम, तो मैं डिसाइड करके 9th से पहले अपलोड कर दूंगा ये topic। 9th तक मुझे टॉपिक्स के नेम्स चाहिए, और एक वो इसके साथ आप लोग वो भी बनाएंगे मैप कि कैसे करेंगे आप, ठीक है? अगर कोई फ्लो आप चार्ट एक तरह से। हाँ फ्लो की उसका कैसे Programming का कैसे flow chart। करोगे, प्रोग्रामिंग का नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एल्गोरिथम कैसे बनाओगे, एल्गोरिथम, यस। है ना, हाँ, कि क्या क्या यूज होगा कैसा आपके उसमें, तो उससे क्या है ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि ये स्टेप हम कर चुके हैं, इस स्टेप पे हैं, इस स्टेप पे हैं। ओके, जी हाँ, यस मैम। ठीक है। सब लोगों को क्लियर है कि क्या करना है प्रोजेक्ट में? यस मैम। ठीक है। मैम ऑक्टेव को मैम कनेक्ट कैसे करते हैं? किससे? ऑक्टेव को मैम आप कह रही हैं सी से कनेक्ट, मतलब मैथलैब से सी से कनेक्ट कैसे करेंगे मैम? उसका आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से कोड्स को हम सी में कैसे, सी का कोड मैटलैब में कैसे रन करते हैं, उसको सर्च करो। मैम सर्च किए मैम मिल नहीं रहा है। नहीं मैम नहीं, मैटलैब कुछ लैंग्वेज है ना मैम? मैटलैब लैंग्वेज नहीं है, टूल बॉक्स है, जैसे ऑक्टेव है। ठीक है, मैटलैब टूल बॉक्स है, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। तो मैम उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज होता है मैम? मैटलैब में कोई मतलब मैटलैब क्या बोलते हैं, जैसे पाइथन है यस मैम। है ना, तो पाइथन में क्या कोई लैंग्वेज नहीं है, वो खुद एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसी के वो रहते हैं आपके पूरे प्रिंसिपल्स एंड डिजाइन, उसके बेस पे हम करते हैं। इसी तरह मैटलैब में भी, मैटलैब एक फॉर्मेट होता है, डॉट मैट फॉर्मेट, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सारे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। अब जैसे सी है तो सी में हमारे स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट, उनको हम यूज करते हैं, उसी तरह मैटलैब में भी उनको यूज करते हैं, पर सी से बहुत आसान है मैटलैब। मैम जैसे सी भी तो मैम लैंग्वेज है, तो मैटलैब नहीं है लैंग्वेज? नहीं मैम वो पहले से ही डिफाइंड है उसमें, हेडर फाइल में। लाइब्रेरी सब कुछ डिफाइंड है, तो आपको डायरेक्टली, जैसे हम यहाँ पे इंट ए लिख रहे हैं, बता रहे हैं कंपाइलर को कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ए है। मैटलैब में ऐसा नहीं है, हमने क्या करना है, डायरेक्टली a इक्वल्स टू 5 लिखो तो उस कंपाइलर को पता चल जाएगा कि a एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, उसमें 5 वैल्यू स्टोर करनी। ऐसे ही किया है ना आपने अभी तक? यस मैम। हाँ, तो इसी तरह आपको पाइथन में भी ये नहीं बताना पड़ता है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, उसमें भी हम डायरेक्टली a इक्वल्स टू 5 लिखेंगे, a में असाइन हो जाती है 5 वैल्यू, और अपने आप टाइप। यस मैम। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है, मोर हाई लेवल है। सी जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज है, आपके आर्किटेक्चर के मोर क्लोजर है। तो मैम हम लोग को पाइथन पढ़ाना चाहिए ना मैम, वो इजी भी है मैम। पाइथन थर्ड सेमेस्टर में देखो, अगर आप लोग मैटलैब अच्छे से सीख लोगे तो पाइथन भी बहुत इजी है आप लोगों के लिए। मैम पाइथन में मैम प्रोग्राम भी बनाना इजी होता है मैम, सी में तो मैटलैब में भी प्रोग्राम बनाना इजी भी हम लोग बना सकते, कोई सी में बिल्कुल बना सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, मैटलैब में भी बना सकते हो। मैटलैब अगर आप
शॉर्ट में करो। इतने से एग्जाम्पल्स होते हैं सिंपल सिंपल, वो भी आप लोग इतना टाइम लगा मैटलैब में कर्सर ये सब सही से काम नहीं करता है, गलत हो गया तो सबको हटाना। उसी समय उसको कंप्लीट करके सबमिट करिए, इसीलिए वो है। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक कर रहे हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा अभी तक सबमिट भी नहीं किए असाइनमेंट, और वो बिल्कुल बेसिक असाइनमेंट है जिसमें आपको स्कैनएफ भी नहीं यूज करना है, पर कर रहे हैं बच्चे। मैम असाइनमेंट 2 का रिजल्ट तो अभी तक नहीं ना आया हुआ है। हाँ, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं है। आप लोग पूरे असाइनमेंट सबमिट भी कहाँ करे हो? असाइनमेंट 1 का भी रिप्लाई नहीं आया मैम। असाइनमेंट मैंने आपने सबमिट किया है? हाँ मैम, कर दिया था। तो ये भी ऐसा आपको जरूरी नहीं है कि इसका सॉल्यूशन चाहिए ही हो, ठीक है? क्योंकि ये तो खुद आप सिंपल सी प्रोग्रामिंग कर ही सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं? कर सकते। फिर एक सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट्स उसमें लिखने थे, वो भी नहीं किया आपने। आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करना मैंने बताया है क्लास में कि नहीं बताया है? डिफरेंट ऑपरेशंस भी बताए हैं कि क्या आउटपुट आता है हर एक को यूज करने में। तो वो सिर्फ आपके लिए एक्सरसाइजेज है जो आपको करनी है, तभी वो समझ में आएगा मुझे कि आप लोगों को समझ आ रहा है क्लास में या नहीं आ रहा है। क्लास में समझ में आता है आप लोगों को कि क्या बता रही हूँ मैं? Yes, ma'am. फिर भी आपके असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं होता मैम I have submitted. लैब में। मैम मैटलैब में जब हम लोग कुछ बनाते हैं उसमें ना, तो अगर कोई भी मिस्टेक हो जाता है ना तो फिर बैक ही नहीं होता है, वो फिर पूरा हटाना पड़ता है। ऐसा क्यों? यस मैम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैटलैब का। पूरा हटाना पड़ता है, फिर जाके एक नया फाइल खोलना पड़ता है, अगेन फिर उसमें करना पड़ता है। मैम ऑल क्लियर करना पड़ता है। अगर जैसे अगर कुछ भी लाइंस लिख रहे हैं, अगर कोई ब्रैकेट भूल गए इन केस और हम लोग एंटर कर दिए, तो मैम उसके नीचे वो सिंबल ही नहीं आएगा जिससे हम आगे वर्क कर सके। No, sir has told, ma'am, sir has told that if we add a semicolon and then enter, then a new command prompt shows. ओके, थैंक यू विद्या। ऐसा है क्योंकि आप अभी कमांड लाइन पे वर्क कर रहे हो, इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम आई है। स्क्रिप्ट एक फाइल खोलो, उसमें अपना सेव कर लो, ठीक है, किसी भी नाम से। उसमें अपनी कमांड लिखो और उस कमांड को सिलेक्ट करके कमांड लाइन में रन कराया करो, ठीक है? तब जाके क्या होगा, आप इजीली अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि कमांड आएंगे तो क्या है कि प्रोसेस हो गई ना, उसको कैसे चेंज करोगे? चेंज ही करोगे, लेकिन अपवर्ड और बैकवर्ड की से आप उसको दोबारा क्रिएट कर सकते हो। उसी को ना, जब आप जिस लाइन पे हो तो अप और डाउन कीज का यूज करोगे ना, तो दोबारा वो कमांड आ जाएगी, उसको एडिट कर लो, फिर से रन कर दो, ठीक है? किसी को बताइएगा मैम। देखो मैं एक मिनट दिखाती हूँ तुम लोगों को, जस्ट वेट। और मैं यहाँ पर मैटलैब में बता रही हूँ आपको, ऑक्टेव नहीं है ये। मैटलैब खुल रहा है। ओके, किसका माइक ऑन है प्लीज म्यूटेड। अनुज,
So it will take some time to open. अच्छा ठीक है, जब तक ये बताओ कि लास्ट वाला प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया था, कितने लोगों ने किया? जब को निकाल करनी 24 का 24 आए चाहिए। एक काम करो, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो सॉल्व करो अपने अपने सिस्टम में जब तक। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। बताओ। मैम जैसे आपने जो क्वेश्चन मतलब कॉमा ऑपरेटर में दिया था आई प्लस इक्वल 1, मैंने उसकी जगह आई प्लस इक्वल आई यूज किया है और मैम फिर आगे ऐसे फर्दर यूज करता गया, लेकिन मैम उसमें एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था क्योंकि इन्फिनाइट कर दिया ना आपने वैल्यू को। अच्छा मैम, मतलब कहीं भी अगर मैम इन्फिनाइट होगी लूप आ जाएगा ना, वो आई प्लस इक्वल टू आई करोगे तो वो कितना कहाँ तक जाएगा उसको नहीं पता। अच्छा मैम, देखो एक बारी ना, चलो इस वाले का प्रिंट करो और आउटपुट बताओ मुझे क्या होगा। एक भी एरर नहीं होने चाहिए आपके सिस्टम में, एग्जैक्टली यही लिखना है। व्हाट इज द आंसर, टेल मी। और हैश इंक्लूड अपने आप ऐड करना है। मैम 5 और 7 होगा? कितने लोगों का 5 और 7 आ रहा है? फाइव एंड सेवन। Yes, ma'am, 5 and 7. Yes, ma'am, 5 and 7 are. Sometimes it also gives 6 and 7. किसी का 6 and 7 आ रहा है? Yes, ma'am, मेरा आ रहा है। कोई बता सकता है ऐसे क्यों आया है आउटपुट? मैम 6 and 7 मेरा भी आ रहा है। किसी का 5 and 7 है सेम कोड। मैम मेरा 5 and 7 आ रहा है। 6 and 7। ठीक है, तो फिर आप अगर यही क्वेश्चन में अगर एग्जाम में दे दूं तो फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं अलग अलग आ रहा है। वो किस लिए आता है? बिकॉज सम कंपाइलर्स वर्क लेफ्ट टू राइट एंड सम वर्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब है कि जब हम इस पर्टिकुलर जब इस पर्टिकुलर आ रहा है 5 और 7 एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, ठीक है, तब अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं उसका मतलब हमारी इनिशियल वैल्यू 5 है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट गए तो दिस इज लेफ्ट टू राइट। तो 5 पहले आपकी जो वैल्यू है वो 5 इनिशियली है, उसके बाद उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो अगर लेफ्ट टू राइट हमने चला तो क्या हुआ, मोर नेचुरली इसमें पहले वो वैल्यू असाइन हो जाएगी दैट इज 5, उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके 6 होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट होने पर ये वैल्यू 7 होगी और उसके बाद वो वैल्यू असाइन होगी। इज इट क्लियर? ये तो हुआ लेफ्ट टू राइट। अब कुछ कंपाइलर्स क्या होते हैं, अगर इस तरह की स्टेटमेंट है तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। राइट टू लेफ्ट चलने में क्या है कि पहले ये ऑपरेटर है, दैट मीन्स पहले प्री इंक्रीमेंट होगा, तो 5 से पहले 6 हुआ, उसके बाद वो वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है, एंड देन x प्लस प्लस,
ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद क्या x प्लस प्लस आ रहा है। x प्लस प्लस मतलब अभी आपका कितनी वैल्यू है, 6 है। 6 को पहले इंक्रीमेंट करके वो अपडेट करता है। ठीक है, तो दोनों 2 बार अपडेट होना है तो दोनों बार अपडेट होगा, पर कब अपडेट होगा ये डिपेंड करता है कि आपका कंपाइलर कैसे एक्ट करता है। ठीक है, एक और ट्राई करो, दिस वन। देखो ये आपका जो है पोस्ट इंक्रीमेंट है, फिर एक बाइनरी ऑपरेटर है प्लस माइनस। व्हाट विल बी द आउटपुट हियर, टेल मी। देखो टर्बो सी और अपने कोड ब्लॉक्स यूज किया होगा तो दोनों में अलग अलग आ रहा है आपका आउटपुट। मैटलैब क्यों नहीं मैम 10 आ रहा है क्या मैम? बताओ 10 बाकी लोगों 10 कैसे आएगा, आपने कंपाइल नहीं किया है वैल्यू। मैम 9। कंपाइल करो प्रोग्राम दोबारा और से। मैम 9 आएगा मैम। मैम 9 आ रहा है। किसी का 8 नहीं आ रहा। मैम 9 9 मैम। 9 आ रहा है मैम। मैम 9 आ रहा है। तो नेट चलेंगे तो 8 आएगा, अदरवाइज 9 आएगा। ठीक है, किसी का भी 8 नहीं आया है। नो मैम। ठीक है, तो जो आउटपुट है वो डिफर कर सकता है बेस्ड ऑन द यूज ऑफ दीज पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो यहां तक क्लियर है। देखो मेरा मैटलैब अभी भी खुल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि कैसे होगा। टू चेक कि ये उसको क्या प्रॉब्लम है। उसके वो खोले हैं बट इट इज नॉट रनिंग। मैम प्री इंक्रीमेंट में ऐड कैसे होता है वो एक बार फिर बता दीजिए ना। प्री इंक्रीमेंट में कैसे ऐड होता है? यस मैम। अगर आपने प्लस, अच्छा अगर यहाँ पे प्लस प्लस एक्स होता तब। यस मैम। तो अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे मतलब पहले ये ऑपरेटर लगेगा, तो x की वैल्यू क्या है 4, तो पहले ये वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, प्लस अब x पर कोई और वैल्यू अपडेट नहीं हुई तो 5 + 5 इज 10। यस मैम 10 आएगा। ठीक है, ओके मैम। और यहाँ अभी पोस्ट है। पोस्ट का मतलब क्या है कि पहले यूज कर लो इस वैल्यू को, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट कर दो तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो x में साइन होगी दूसरे वाले में, तो ये 9 आया। ठीक है, देन अब कास्ट। मैम 5 + 4 है क्या? 5 + 4 + 5 है बेसिकली। ओके। अब कास्टिंग बोलते हैं हम या बोलते हैं टाइप कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिटली वी टेल द कंपाइलर टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू इन अ सर्टेन टाइप और इन अ सर्टेन वे। तो अगर एग्जांपल है कि आई जो हमने इंट टाइप का डिक्लेयर किया है, ठीक है, लेकिन हम उस पर कुछ ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जो हमें लग रहा है कि जिसकी वैल्यू फ्लोट में आ सकती है ना, तो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, उस इंटीजर को हम एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ डिफरेंट टाइप एज वेल। आपने शुरू में इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया आई, बट हमें कभी ऐसा लग रहा है कि जो हम ऑपरेशन इस पे करेंगे वो फ्लोट टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो अगर हमें अपनी वैल्यू का लूज नहीं करना है, क्योंकि इंटीजर ऑपरेशंस होंगे तो वैल्यू लूज हो सकती है व्हाइल गेटिंग द फ्लोट वैल्यू, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस आई को अपग्रेड कर देते हैं या कास्ट करते हैं फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल में। ठीक है, तो दैट इज नोन एज योर टाइप कास्टिंग। तो ये एक्सप्लिसिट है। इंटरनल हमने कब देखा था कि हमारा इस तरीके का ऑपरेशन दिया है, तो अगर इस तरह का ऑपरेशन है
तो हमें दिख रहा है कि एक रियल वैल्यू और इंटीजर वैल्यू के बीच में ऑपरेशन हो रहा है। तो इस समय क्या होता है, फिर ये टाइप का पहले इंटरनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है 2.0 में, देन ओनली दिस ऑपरेशन टेक्स प्लेस, है ना। बट यहां जो हम कर रहे हैं वो एक्सप्लिसिट है, हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि इसको एज अ फ्लोट टाइप डील करें। तो उस केस में क्या होता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट हम डिवीजन ऑपरेशन में लूज करते हैं वो लूज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है, इंटीजर a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 40 एंड c इज कैसा वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, फ्लोट टाइप। तो अगर हम c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b करेंगे तो c में क्या वैल्यू आएगी, बताओ। 2.00। इंटीजर के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, क्या आउटपुट मैम इंटीग्रल इंटीजर आएगा। क्या वैल्यू 2.5। 2 मैम आएगी 2। ठीक है, 2 मैम। लेकिन सिंस इट इज अ फ्लोट टाइप वैल्यू तो 2 किस में कन्वर्ट होगा, 2.00। लेकिन अगर हम, हाँ तो क्या है 2.00 है, नॉट 2.5। अगर हम c को ऐसे डिक्लेयर करें, c इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ a, देखो फ्लोट कहाँ लिखा है हमने, a के पहले, कि a इज ट्रीटेड एज अ फ्लोट वैल्यू देन दिस डिवीजन इज परफॉर्म। तो इस केस में क्या होगा, वो अपने आप पहले a को किस में कन्वर्ट करेगा, 100.0 में, 100.0 बाय 40। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, 100.0 में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसको क्या होगा, रियल एंड इंटीजर। तो इस केस में क्या होगा, इसको कन्वर्ट करेगा 40.0 में, ठीक है। तो 100.0 डिवाइडेड बाय 40.0 इज 2.5। इज इट क्लियर? अब जो आउटपुट आएगा, यस मैम बी के लिए नहीं लगाना पड़ेगा फ्लोट, नहीं बी की वैल्यू नहीं लगानी पड़ेगी। अब क्या, देखो ए और बी जब इंटीजर में दिए हैं तो क्योंकि इसमें कुछ भी रियल और इंटीजर नहीं है तो कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू आपको आउट देगा, ठीक है। लेकिन हमने एक्सप्लिसिटली ए को फ्लोट बना दिया, जबकि वो फ्लोट वैसे नहीं है, बस डेसिमल ऐड हो गया उसमें। तो अब क्या हो रहा है कि अब कंपाइलर को पता है कि ये वैल्यू रियल है। अभी ऑपरेशन क्या होगा, 100.0 डिवाइडेड बाय 40। तो जब रन होगा हमारा प्रोग्राम तो उस समय क्या होगा, 100.0 यहाँ है, दैट इज इट इज रियल, और ये वाला आपका इंटीजर है, तो इंटीजर को रियल में कन्वर्ट कर देगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यस मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट ये आपने स्कैन, मुझे लगता है कि कमांड आपने उस पर पढ़ी है लैब में, बट हम लोग फिर भी एक कवर करेंगे। अगर आपका इनपुट जब आपको यूजर से लेना होता है तो हम कैसे लेते हैं, यूजिंग द स्कैनफ कमांड, ठीक है। तो यहाँ एक प्रोग्राम है, ये आपका बुक में भी दे रखा है डिटेल एंड डिटेल में। तो इसमें क्या है, 2 इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर 1 एंड इंटीजर 2, तीसरा इंटीजर है सम, ठीक है। फिर अब इनपुट हम चाहते हैं कि यूजर हमें दे, उनका हम चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू जिसका हमें सम कैलकुलेट करना है वो इनपुट कहाँ से आए, यूजर से आए। तो यूजर के लिए यूजर इनपुट कमांड होती है स्कैनफ, ठीक है। कैसे लेते हैं उसे, जितने भी इनपुट आप साथ एक एड्रेस वेरिएबल है वो हमेशा यूज होता है स्कैनफ के साथ। क्यों होता है, क्योंकि अब जब आपने ये डिक्लेयर किया एक इंटीजर 1, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऐसा डिक्लेयर तो नहीं किया इंटीजर 1 इक्वल्स टू 50, ये तो आपने नहीं दिया है। अब ये वैल्यू हम चाहते हैं क्या करें, क्या होना चाहिए, यूजर से आए, पर यूजर कहाँ जाएगी, कहाँ जाके उसका सेव होना है, ठीक है। उसको उसके एड्रेस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ इंटीजर 1, ठीक है। एम्परसेंड मीन्स एड्रेस, जो भी वैल्यू यूजर हमें देगा वहां पे कर्सर ब्लिंक करेगा,
वो वैल्यू कहाँ जाके सेव होनी चाहिए? यहाँ जैसे ही हमने एक इंटीजर बनाया तो एक इंटीजर 1 नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया आपकी मेमोरी में। ठीक है, यहाँ कुछ गार्बेज वैल्यू हो सकती है या क्लियर हो सकता है। लेकिन अब क्या है, जब हमने यूजर से लिया, यूजर बोला आई वांट टू सबमिट फर्स्ट इंटीजर एज 5, तो ये 5 है, ये कहाँ जाए? इनपुट तो आ गया पर कहीं जाके सेव तो होना चाहिए ना। तो कहाँ जाके सेव होना चाहिए? एट द एड्रेस ऑफ इंटीजर 1। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा एम्परसेंड साइन हमें देना होता है स्कैनफ के साथ, टू टेल द यूजर या टू टेल द कंपाइलर की जो वैल्यू आ रही है इनपुट से उसे किस एड्रेस पे सेव करना है। किस एड्रेस पे सेव करना है? इंटीजर 1 के एड्रेस पे। इज इट क्लियर? यस मैम। सिमिलरली अगर आपको 2 स्टेटमेंट्स हैं, दो, अब इसमें हमने क्या है, एक ही वैल्यू इंटीजर ली है, इनपुट की है। आप मल्टीपल वैल्यूज भी इनपुट करा सकते हैं, तो उतने ही आपको परसेंटेज डी स्पेसिफाई करने होंगे। ठीक है, एड्रेस ऑफ इंटीजर 1 कॉमा एड्रेस ऑफ इंटीजर 2। जितने आपके वैल्यूज हैं उतने आपको परसेंटेज डी स्पेसिफाई करने होंगे। ओके? यस मैम। लेकिन एड्रेस साइन हमेशा यूज होगा विद स्कैनफ स्टेटमेंट। तो ये बहुत एक एरर होता है जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। तो यू शुड कीप दिस इन माइंड कि एड्रेस ऑपरेटर हमेशा स्कैनफ के साथ यूज होगा, और जितने एड्रेस आपके वेरिएबल स्पेसिफाई है विद द एड्रेस उतने आपको परसेंटेज डी स्पेसिफाई करने हैं। जैसे ही हमारे पास ये दोनों इनपुट आ जाते हैं, इनकी वैल्यूज आ जाती है, उसके बाद हमने क्या किया, इंटीजर में ऑलरेडी वैल्यूज आ चुकी है, हमने सम करा। मैम ये साम तो पहले ही डिक्लेयर कर सकते थे ना? नहीं, कैसे करोगे? देखो, हम उसको वैल्यू को वैल्यू होगी तभी तो यूज करेंगे ना। मैम डिफाइन int sum इक्वल्स इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2 सेमीकोलन, वहां तो डिफाइन कर सकते थे ना? नहीं कर सकते, यही है। देखो, अब वही हमने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है। जब तक वैल्यू आपकी डिफाइन नहीं है तब तक आप उस वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। यू कांट यूज इट कि आप ये सोच रहे हैं कि हम उसको कर लें, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अब यहाँ पे हमने सम किया और यहाँ पे अगर हमने डाल दिया इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2, ठीक है, ये डेफिनेशन है, इट्स नॉट डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन है, ये डेफिनेशन है कि सम में हम क्या इंटीजर 1 और इंटीजर 2 की है, बट ऐसी तो कोई वैल्यू अभी है नहीं, हमने कुछ डिक्लेयर किया ही नहीं है ना। तो वो एरर आएगा, गार्बेज वैल्यू देगा कि आपने इसको डिफाइन नहीं किया, इट्स नॉट डिफाइंड। ठीक है मैम, कोई सेंटेंस एंटर अगर सेंटेंस भी एंटर करा सकते हो आप। सेंटेंस मतलब स्ट्रिंग एंटर करानी है। अच्छा मैम, है ना, सेंटेंस का मतलब स्ट्रिंग। यहाँ हम सिंपल वैल्यूज तो एंटर करा सकते हैं, कैरेक्टर इनपुट करा सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर इनपुट होगा। और मैम वर्ड तो लगेगा, स्ट्रिंग्स का हमें यूज करना होगा उस केस में, हम देखेंगे स्ट्रिंग्स का जब पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर। वो इंटीजर 1 इंटीजर 2 और सम वो एक ही इंट में डिक्लेयर कर सकते थे? नहीं, हर एक वेरिएबल अलग अलग है ना। ओके, ठीक है, जितने वेरिएबल से आपको उतने तो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मैं मतलब जैसे इसमें इंट अलग अलग 3 जगह लिखा हुआ है, उसको मतलब हम हटा के इंटीजर 1 कॉमा इंटीजर 2 कॉमा सम करके ऐसा डिक्लेयर कर दे वन ही लाइन में। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा अलाउड है कि आपने जैसे हाँ नॉर्मल वही पूछ इंट इंटीजर 1 कॉमा इंटीजर 2, ठीक है, कॉमा सम, ठीक है, ये अलाउड है। इसमें वही पूछ रहे थे के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल जितने रिक्वायर्ड है वो आपको उतने ही डिक्लेयर करने हैं, भले एक इंट के साथ करो या 3 इंट के साथ करो। ठीक है, और आप दोबारा नहीं डिक्लेयर कर सकते। एक बार वो हो गया ना आपका अगर डिक्लेयर,
ठीक है, कि आपने दोबारा इंटीजर 1 यहाँ लिखा तो आपका एरर आएगा। ये मैटलैब खुल गया है, लेट्स सी। विंडो दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ हम जनरली क्या डिक्लेयर कर देते हैं, int a equals to 5। ठीक है, दिख रहा है ना मैटलैब मेरा आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। जूम कर दीजिए मैम। एक मिनट रुकिए, तो मल्टीपल विंडोज खुल रखी है ना। अब एक ही है, अभी बिजी आ रहा है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है मेरा सिस्टम। देखो, अगर हमें ये नहीं करना है ना, खुल गया। देखो, एक तो अभी ये बिजी आ रहा है आपका, इसलिए अभी नहीं शो कर रहा है कि क्या वेरिएबल है। अदरवाइज यू कैन क्या कर सकते हो, आप एक स्क्रिप्ट फाइल खोलिए आपने, ठीक है। अगर यहाँ भी आप देखेंगे तो देखो, मैं सिर्फ एरो की दबा रही हूँ, अपवर्ड एरो किया तो a इक्वल्स टू 5 दोबारा आ रहा है। विंडो दिख रही है मेरी? Yes, ma'am. a इक्वल्स टू, यस मैम, भी हैंग कर रहा है मेरा, लेकिन देखो आप लोगों को वो दिखेगा कि मैंने एरो की दबाई है, अपर एरो की, ठीक है। तो दोबारा ये आ गई मेरी स्टेटमेंट अपर एंड लोअर करने से। अब ये दोबारा आ रही है तो इसको फिर से हम अपडेट कर सकते हैं कि a इक्वल्स टू 9, ठीक है। यहाँ वापस क्लिक किया एडिटर। अब क्या फायदा होता है, एक तो हमने कमांड विंडो में रन किया, दूसरा क्या है, हम एक फाइल खोल लें, उसका कुछ भी नाम रख लेते हैं। ठीक है, ये मैट फाइल बन गई है m1.m। अब यहाँ पे हमने अपना बना लिया a इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन c इक्वल्स टू 5, जैसे हम अपनी प्रोग्राम फाइल बनाते हैं सी में, इसी तरह, है ना। और f इज इक्वल्स टू 2.6। इसमें मुझे फ्लोट लोड कुछ डिक्लेयर नहीं करना है, अपने आप सारा कुछ लेता है, ठीक है। ये मैटलैब क्रैश हो रहा है, यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. यस मैम। तो मतलब हम ये डायरेक्टली यहाँ, अब इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, हमें सिर्फ इतना एग्जीक्यूट कराना है, उतना सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इवैल्यूएट। तो यहाँ देखोगे तो मेरा बिजी दिखा रहा है ना, इसलिए वो आउटपुट कुछ दे नहीं रहा है, ठीक है। ये दोबारा अगर, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हमने ले लिया कि हमें इतना दोबारा एग्जीक्यूट करना है, तो इसको कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और मान लिया कि हमें पूरा ऑक्टेव में भी कर सकते हैं क्या? है ना, क्या कमेंट कर दिया, ऐसे कर सकते हैं। ऑक्टेव में भी ऐसे कर सकते हैं, वो सेम ही कमांड्स यूज होती है उसमें, ठीक है। वो इवैल्यूएट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है ऑक्टेव में। इवैल्यूएट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो कुछ और ऑप्शन दिखा रहा होगा, लेकिन कमांड विंडो में नहीं खोलना है। देखो, अब यहाँ देखो, ये रेडी है, यहाँ पे बड़ी इश्यू कर रहा है,
हाँ देखो, छोड़ो अभी अब स्क्रिप्ट नहीं कर, देखो A=5 मैंने डिक्लेयर किया, still it is hang. There is some issue with the MATLAB, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। बच्चे ये बीच बीच में ही क्लास छोड़ छोड़ के गायब हो गए। अभी 48 दिख रहे थे मुझे, अपना नाम लिखा और चलते बने। मैम अभी लेफ्ट करते हैं? नहीं भी रुको, हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम हमारा प्रोजेक्ट था कोविड प्लाज्मा के ऊपर, तो ये ठीक है या इसको चेंज करना पड़ेगा? कैसे करोगे? पहले हम एक्चुअल डाटा कलेक्ट करेंगे गूगल फॉर्म के थ्रू, और उसको फिर हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें करेंगे, और उसमें हम कुछ हॉस्पिटल्स भी ऐड करेंगे। जैसे किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है तो उसको जरूरत है, तो वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू डाटा कलेक्ट करेगा। जो उसके नियर बाई लोग होंगे जो अपना प्लाज्मा दे सकते हैं, तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो यू कैन लेफ्ट द मीटिंग नाउ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ध्यान दीजिएगा।